तो अपन फैक्टर्स की बात कर रहे थे, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे अपन आगे डिस्कशन करेंगे, जनरल ट्रेंड कंपैरिजन वगैरह। तो पहला फैक्टर अपन ने देखा होगा जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा एक्चुअली अपने को उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी। तो पहला फैक्टर तो ये था। दूसरा फैक्टर अपन देख रहे थे रेडियस। तो रेडियस के हिसाब से अगर अपन बात करें तो रेडियस जितना ज्यादा रहेगा, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से उतना दूर रहेगा। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, मतलब उतना कम अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दो फैक्टर तो ये थे। तीसरा अपन ने देखा होगा कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, कि कौन से सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, एस सबसेल से निकाला जा रहा है या पी से निकाला जा रहा है या डी से निकाला जा रहा है या फिर एफ से निकाला जा रहा है। किसी पर्टिकुलर सेल के लिए अपन बात कर रहे हैं, मतलब वैलेंस सेल के लिए ही बात करेंगे क्योंकि उसी से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। तो वैलेंस सेल में अगर मान लो कि अपने को एक एटम में एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, एक में पी से, एक में डी से, एक में एफ से। तो अपन यहाँ पे बोल रहे थे कि क्योंकि अपने पास जो एस सबसेल होता है या एस सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है वो साइज में सबसे छोटा होता है, इस वजह से न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास रहेगा तो एस के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही क्या होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अपने को देना पड़ेगा एस के इलेक्ट्रॉन को निकालने में। फिर अपने पास पी आया तो पी का साइज होता है वो एस से बड़ा होता है लेकिन डी से छोटा होता है। मतलब अगर अपन एस से पी जा रहे हैं, पी से डी जा रहे हैं, डी से एफ जा रहे हैं, तो इधर जाने पे साइज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाएगी। हाँ, कि एस के इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर पी, डी और एफ के लिए सबसे कम देनी पड़ेगी। तो ये था अपने पास अगला पॉइंट, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। लास्ट एक और था जो अपने पास यूज आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें अपन ऐसा कुछ बोल रहे थे कि अपने को मान लो कि एक बार इलेक्ट्रॉन निकालना है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, एक बार इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और एक बार इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो हाफ फील्ड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपने पास क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को लूज करवाने के लिए अपने को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी वहां पे ज्यादा रहेगी। तो सबसे मुश्किल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉरी फुल्ली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड के लिए सबसे कम होता है। तो ये अपने पास पॉइंट थे फैक्टर्स। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन ने बात की कि एक ही एटम के अलग अलग आयन है, तो चलो वो भी लिख ही लेते हैं अगर लिख ही रहे तो। तो पांचवा फैक्टर अपन ने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपने को बताया कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, कि अपन ने ये चीज डिस्कस की थी, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा रहेगी न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी। और नेगेटिव चार्ज के हिसाब से अपन बात करें तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा जेड इफेक्टिव जो है उतना कम रहेगा। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा जेड इफेक्टिव, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये अपने पास फैक्टर्स थे, ठीक है। तो ये जब दोबारा अपन ने रिकेप कर लिया इसका, तो इसी तरह तुमको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट अपने पास जो है इसमें आएगा जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो वही देखेंगे अगर अपन अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी में किस तरीके का वेरिएशन आ रहा है, और डाउन द ग्रुप अगर अपन मूव कर रहे हैं तो उसमें टॉप टू बॉटम जाने पे किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो देखो अब अगर अपन पीरियड में बात करें कि इन अ पीरियड, तो पीरियड में अपन लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, जब भी जनरल ट्रेंड डिसाइड करते हैं ना किसी भी प्रॉपर्टी का, तो अपन दो फैक्टर को देखते हैं मेनली, एक तो जेड इफेक्टिव
तो अपने को बताया कि पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जेड इफेक्टिव का आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा फैक्टर जो अपन देखते हैं वो है रेडियस। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस कम होता है। तो एक पीरियड में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस कम होता है, और रेडियस के कम होने की वजह से भी जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस के क्या है, जेड इफेक्टिव या आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो फैक्टर थे अपने पास, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस कम हो रहा है और रेडियस के कम होने की वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नेट अपने पास जो दिखेगा चेंज, जो क्या दिखेगा कि लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेस। सर एक बार शॉर्ट में जेड इफेक्टिव बता सकते हैं? शॉर्ट में जेड इफेक्टिव बता सकते हैं, मतलब तुमको इतना ध्यान रखना है, शॉर्ट इन द सेंस ऐसे ध्यान रखो कि अगर मैं दो एटम की कंपेयर कर रहा हूँ कि एटम ए है, एटम बी है, और मैं तुमको बोलता हूँ कि जो एटम ए है इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ए का न्यूक्लियस है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है बी के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। मतलब सर ए के मतलब केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इनके पास? नहीं, कुछ भी हो अपने को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में बात करना है। प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, दोनों के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है वो। तुमको तभी ऐसे समझो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अभी क्लियर है क्या? और तुम यस सर। अट्रैक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो उसको, जेड इफेक्टिव मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा अट्रैक्शन। ठीक है ना ये? यस सर। ओके। तो ये बोला अपने कि जेड इफेक्टिव जिसका ज्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहो तो पूरा लिख लेते हैं अपन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए, तो वो भी ए के लिए ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बी। मतलब तुम इन दोनों को सेम मान सकते हो, जेड इफेक्टिव को और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। होता भी एक्चुअल में वही इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो। हाँ, तो ये था अपने पास कि अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर रेडियस है, तो रेडियस कम होता है, तो रेडियस कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इन पीरियड पीरियड में अगर अपन बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर अपन ग्रुप में बात करें, इन ग्रुप, तो ग्रुप में अगर अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेरे को बताना क्या क्या फर्क आता है। जेड इफेक्टिव में कैसा चेंज आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा, वेरी गुड। सर जेड रेडियस? इफेक्टिव कांस्टेंट है, रेडियस अपने पास इंक्रीज करता है। तो जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी एटम्स आ रहे हैं सबके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू सेम है। रेडियस के हिसाब से अगर अपन देखें तो रेडियस अपने पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेडियस बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अपने पास क्या बोल सकता हूँ कि लेफ्ट एक पीरियड में अगर अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वहां पे अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो जनरल वेरिएशन अपने पास यही हो गया कि पीरियड में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, और ग्रुप में अगर अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, क्योंकि ग्रुप में जेड इफेक्टिव का कोई रोल है नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट्स के लिए सबके लिए एक जैसा है। और रेडियस अपने पास बढ़ रही है, उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि हेलो सर। हाँ बोलो। लेफ्ट सर टू जेड राइट अपन इफेक्टिव जाएंगे, टॉप टू बॉटम से कांस्टेंट रहता है, ऐसा कोई रीजन होगा? इसकी बात मैं बता चुका हूँ यार, इसको अपन कैलकुलेशन करते हैं, अपने पास एक फॉर्मूला है उसके थ्रू। मैं तो समझ नहीं मोस्ट आता ऑफ ये द ग्रुप में कांस्टेंट क्यों जो रहेगा, थोड़ा वो समझ नहीं आया था। हम्म कांस्टेंट क्यों रहेगा जब टॉप टू बॉटम आते हैं हम लोग ग्रुप में? क्यों रहेगा वो अपने पास? अब तुमको ध्यान दो, जेड इफेक्टिव मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आता है और यस इनर सर। इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन आता है, तो वो नेट फोर्स है।
यस सर। तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये अपन जनरल लिख रहे हैं कि टॉप डाउन द ग्रुप जाने पे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमेशा ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ ग्रुप में कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में इतना क्या चीज। जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है सर जेड इफेक्टिव हाँ पीरियड में, हाँ, उसी तरह से टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो सर मतलब कांस्टेंट क्यों रह रहा है वो। वो कैलकुलेट किया है ना अपन ने, वो अपने पास कैसे आ ओके रहा है वो सर। अपने सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए मैंने जब लिखा था तब भी बोला था कि इसको याद ही कर लेना है अपने को। ओके सर। और अगर देखोगे तो इसका फॉर्मूला इजी होता है, तुमको कहीं पे नेट वेट पे मिल जाएगा और समझ में भी आ जाता है वो इजीली। अब अपने पास में बता भी देता, लेकिन अपने पास टाइम कम है इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। ओके सर। ओके सर। हाँ। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अपने पास क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज कर रहा है, और अगर ग्रुप में अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो ये अपने पास क्या रहेगा, जनरल वेरिएशन हो गया। ये पीरियड की बात थी और ये अपने पास ग्रुप के लिए बात हो रही है। तो चाहो तो स्टेटमेंट वाइज लिख लो कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, और ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। पीरियड ग्रुप में इस हिसाब से पीरियड में जाएंगे तो बढ़ेगा और ग्रुप में जाएंगे तो कम होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनका आंसर जनरल ट्रेंड से आ जाएगा, और कुछ अपन फिर एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन जो है कि अरेंज the element of period 1 comma period 2 and period 3 in increasing order of ionization energy। कि पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3 के एलिमेंट्स को अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सर तो पहले तो पीरियड, हाँ बोलो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा तो एग्जैक्ट सेम होगा ना आंसर, सेम एग्जैक्ट। हाँ हाँ, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं ना यार, यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों। सर स्कूल की बुक में तो एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, एंथैल्पी भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। तुमसे ऑर्डर चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पूछे, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछे, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल का पूछे, तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डिफाइन करने का तरीका, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन बात कर रहे हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। पोटेंशियल की आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट कितना वोल्टेज अपने को सप्लाई करना है, कितने वोल्ट की बैटरी अपने को लगानी पड़ेगी, तो उसका जो भी पोटेंशियल रहेगा उसी को अपन बोल रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आ जाए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने पास एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बात करते हैं वहां पे, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स को एक मोल एटम से बाहर निकालना है। ये मैं उस दिन भी बताया था। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चाहिए उसको एक मोल के लिए निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, क्योंकि Na तो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कुछ भी पूछे, ऑर्डर तुमको एंथैल्पी का पूछा गया, एनर्जी का पूछा गया या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का पूछा गया, ऑर्डर सबके लिए एक जैसा ही आएगा। डेफिनेशन वाइज अलग अलग है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अपन थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो एंथैल्पी क्या होता है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से अपन बात करेंगे। अभी तुमको आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बात करना है। देखो, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ चीजें एनसीईआरटी में पहले दे रखी है, जो कोचिंग्स वगैरह में मॉड्यूल के हिसाब से बाद में पढ़ाई जाती है, तो चीजें मतलब जो तुमको एनसीईआरटी में एक्स चैप्टर में दे रखा होगा अपन ने यहाँ पे वाई चैप्टर में पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी पढ़ाया तुमको सब कुछ जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, आगे पीछे हो जाता है थोड़ा और कुछ नहीं है। हाँ, तो अपने पास क्वेश्चन है कि अपने को पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3 के एलिमेंट्स को आयोनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो अपने पास क्या आएगा कि पीरियड 1 के एलिमेंट्स की अपन बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जब भी तुमको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी हो तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बात करना है। तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, लास्ट वाला सबसेल का जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 1s1 है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो
हीलियम के लिए बात करें तो अपने पास क्या है 1s2। तो वैसे अपन बोल रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो इसका तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन का कम रहेगा और हीलियम का ज्यादा रहेगा। चलो ठीक है, सही आ भी जाएगा ये। तो इसमें दो एलिमेंट था अपने पास, तो हीलियम का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का कम रहेगा। सेकंड अगर अपन देखें पीरियड में, तो यहाँ पे अपने पास एलिमेंट्स आते हैं क्या क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नियॉन। तो ये अपने पास एलिमेंट्स हो गए। चलो अच्छी बात है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुमको उस सबसेल को देखना है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी अपन मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही कंपेयर करते हैं। तो सेकंड सेल क्या हो जाएगा, इनके पास वैलेंस सेल हो जाएगा, क्योंकि अपने पास क्या है सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। लिथियम के लिए देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा 2s1, क्योंकि पहले ग्रुप का है। इसके लिए 2s2, इसमें रहेगा 2p1, क्योंकि बोरॉन फैमिली से है तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np1। बोरॉन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ns2np1। तो इस पीरियड 2 है इसलिए अपने पास जनरल हो जाएगा 2s2 2p1 वैलेंस सेल का बोरॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन अभी निकालना है तो इलेक्ट्रॉन तो किससे निकलेगा 2p से निकलेगा, इसलिए मैं 2p सबसेल को देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास बोरॉन में 2p1 हो जाएगा, कार्बन में क्या आएगा 2p2, नाइट्रोजन में क्या आएगा 2p3, ऑक्सीजन में क्या आएगा 2p4, फॉस्फोरस में कितना आएगा 2p5 और नियोन में क्या आएगा 2p6। तो ये है अपने पास। अब अपने को कैसे देखना है, अगर तुमको ध्यान हो तो अपन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जब अपन बात करते हैं तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, उसके बाद हाफ फिल्ड और सबसे कम पार्शली फिल्ड में। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर मैटर करेगा। तो देखो कहाँ कहाँ पे अपने पास फुल्ली फिल्ड या पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, अगर सबसेल वाइज अपन बात करें तो एक तो अपने पास नियोन में देखो 2p6 है, मतलब p सबसेल क्या है फुल्ली फिल्ड है, तो ये p सबसेल अपने पास फुल्ली फिल्ड हो गया। दूसरा देखोगे तो नाइट्रोजन मिलेगा तुमको, हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन अपने पास क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया। बेरिलियम देखोगे तो बेरिलियम का अपने पास क्या हो गया फुल्ली फिल्ड हो गया। तो इस तरीके से अपने पास आ जा रहा है। और लिथियम को देखोगे तो उसको भी हाफ फील्ड बोल सकते हैं, लेकिन एस में क्या होता है या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एस या तो हाफ फील्ड रहेगा फुल्ली फील्ड रहेगा। तो एस के हाफ फील्ड के केस को पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, अगर दोगे तब भी अपने पास ऑर्डर तो वही आने वाला है। तो तुमको क्या करना होता है, देखो कि अपने को पता है कि लेफ्ट टू राइट जब अपन मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अपन जनरल बोल रहे कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, रेडियस कम हो रही थी, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी। तो कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ती है। यहाँ पे क्या होता है कि जहां जहां पे फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो जहां पे फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उस एटम को अपने पास वाले एटम के एक पोजीशन जंप करा देना है। मतलब बेरिलियम को बोरोन के आगे रखना है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के आगे और नियोन को, वैसे पीरियड में देखोगे तो नियोन अपने पास क्या था सबसे लास्ट में था, तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से भी क्या होना चाहिए था नियोन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। और वैसे ये भी चीज नियोन एक का बार और बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर वैसे भी लिथियम नियोन तो का हाफ सबसे फील्ड ज्यादा। है। देखो लिथियम भी हाफ फील्ड है, तो लिथियम अपन क्या बोलेंगे कि लिथियम अपने पास हाफ फील्ड है, ये भी लिख लो चाहो तो। और बेरिलियम फुल्ली फील्ड है, तो बेरिलियम का ही ज्यादा रहेगा लिथियम से, तो यस सर। क्योंकि वो तो फुल्ली फील्ड है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास जो है, तो ध्यान से देखना, इसको मिटा देते दोबारा से देख लेते हैं कि अपने को जनरल ट्रेंड के हिसाब से तो अपने पास क्या था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे अपने पास कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना चाहिए था। इंक्रीज तो करेगा, लेकिन बस अपने को एक छोटा सा चेंज ये करना है अक्रॉस द पीरियड जब अपन जाते हैं कि जहां जहां पे फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो अपन पीरियड 2 में देख रहे हैं तो अपने पास बेरिलियम के पास फुल्ली फिल्ड है, नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड है और नियोन के पास क्या है हाफ फील्ड है।
तो जहां जहां पे फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उस एलिमेंट को अपने से आगे आने वाले एलिमेंट के, मतलब बेरिलियम के आगे कौन आ रहा है, बोरोन, नाइट्रोजन के आगे कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, नियोन के आगे कोई आएगा नहीं क्योंकि वहां पे तो अपने पास क्या हो गया, पीरियड एंड हो गया, तो उसको अपने को उससे पहले रखना है। मतलब बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी वो बोरोन से ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि बेरिलियम के पास अपने पास क्या है, हाफ फिल्ड सॉरी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से कॉन्फ़िगरेशन। भी तो ज्यादा रहेगा। नहीं, कार्बन से ज्यादा नहीं रहेगा। तो इंक्रीज करेगा लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है क्यों, कार्बन से ज्यादा हो जाए, सिर्फ बोरोन से ज्यादा हो पा रहा है। इसी तरीके से नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से ज्यादा होगा, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ही पोजीशन जंप करवाना है तुमको। बेरिलियम को बोरोन से आगे रखना है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से आगे रखना है। नियोन का जनरल ट्रेंड के हिसाब से भी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, और उसके पास क्या हुआ, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वैसे भी मैक्सिमम आना चाहिए था, मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी अपनी उससे ज्यादा थोड़ा सा वैल्यू रहेगा। तो इसी तरीके से तुमको पीरियड 3 में भी सेम चीज करनी है कि जहां पे अपने पास क्या होगा, फुल्ली फिल्ड आ रहा है या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उस एलिमेंट को अपने से एक आगे वाले एलिमेंट से जंप करा देना। जैसे बेरिलियम को बोरोन से जंप कराया, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से जंप करवाया। तो करेक्ट ऑर्डर जो आएगा, अच्छा अगर तुम इसको भी देखना चाहो लिथियम को, तो लिथियम वैसे क्या होना चाहिए था, बेरिलियम से जंप होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम तो ऑलरेडी क्या हो गया, बोरोन से आगे निकल गया। तो लिथियम बोरोन के पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि अपन जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से लिथियम को, अगर बेरिलियम में फुल्ली फिल्ड नहीं होता तो लिथियम बेरिलियम के आगे आ जाता, लेकिन बेरिलियम के खुद के पास क्या है, फुल्ली फिल्ड है, इसलिए बेरिलियम बोरोन से आगे निकल जाएगा। तो ऑर्डर वही आएगा, पहले लिथियम फिर बोरोन। तो लिथियम को अगर नहीं देखोगे तब भी तुम्हारे पास ऑर्डर में चेंज नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि एस या तो हाफ फील्ड रहेगा या फुल्ली फील्ड रहेगा। तो अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको तुम हाफ फील्ड की तरह ट्रीट नहीं करोगे, तब भी तुम्हारा ऑर्डर करेक्ट आएगा। करना क्या है अपने पास, ये चीज जो है कि अपन ने क्या करना है, जिस पीरियड की बात हो रही है उस पीरियड के एलिमेंट्स को लिखा, और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो लास्ट वाला सबसेल है उसको लिख लो, क्योंकि लास्ट वाले सबसेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। अब अगर जो सबसेल है वो फुल्ली फिल्ड है और हाफ फिल्ड है, तो जहां जहां फुल्ली फिल्ड आ रहा है, जहां जहां हाफ फिल्ड आ रहा है, उस एलिमेंट को अपने को उसके जस्ट आगे आने वाले एलिमेंट से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रखेगा वो, तो उससे जंप करवा देना है। तो ऑर्डर अपने पास जो आएगा ऐसा कुछ आएगा, देखो कि अपने पास जो है लिथियम सबसे कम है, वैसे बेरिलियम आना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम के पास फुल्ली फिल्ड होने की वजह से वो बोरोन से आगे निकल जाएगा। तो लिथियम के बाद बोरोन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा। अब कार्बन आना चाहिए क्योंकि उसके पास तो नॉर्मल है, 2p2 पार्शियली फिल्ड है। अब नाइट्रोजन आया, तो नाइट्रोजन के पास आ गया 2p3, दैट इज p में 3 इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड। तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। तो पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर अपने पास फ्लोरीन आएगा। नियोन सबसे ज्यादा वैसे भी होना चाहिए था, उसके पास फुल्ली फिल्ड आया तो उसकी वजह से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम तो अपने पास नियोन ही रहेगा। तो करेक्ट ऑर्डर अपने पास हो जाएगा कि लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ध्यान ये रखने वाली चीज थी कि जिसके पास फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है वो जंप करेगा, लेकिन एक ही एलिमेंट को जंप कर पाएगा, मतलब उसके जस्ट आगे आने वाले एलिमेंट से ज्यादा होगा। जो मतलब बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होगा, लेकिन कार्बन से ज्यादा नहीं हो पाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा नहीं हो पाएगा। समझ में आया क्या ये? तो ये था अपने पास। अब पीरियड 3 का ऑर्डर बताओ तुम। सेम इसी तरीके से सोचना है। पहले तो पीरियड 3 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे अपने पास, उसकी बात करते हैं थोड़ा। लिथियम में क्या था, सोडियम, एल्यूमिनियम, सॉरी तो सर ये मैग्नीशियम करेक्ट ऑर्डर याद रखना है ना? हाँ नहीं, याद क्यों रखना है, ऐसे ध्यान रखो ना मतलब कि अपने को। ध्यान रखना है भाई। हाँ हाँ, इस तरीके से याद रखो ना, ऐसे रटोगे थोड़ी कि एक जहाँ पे हाफ फील्ड आ रहा है। ठीक है सर। हाँ, और इसी को अपन आगे अप्लाई भी करते रहेंगे और एग्जांपल्स में भी अभी कोर करेंगे तो समझ में आती जाएगी चीजें। हाँ, तो पीरियड 3 की अपन बात करें तो सोडियम है, इसके बाद मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। इसमें बताओ कैसे आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। ये हो जाएगा थर्ड ग्रुप में, सॉरी थर्ड पीरियड में पहला ग्रुप 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4,
3p5 3p6। बताओ जल्दी से निकाल के क्या ऑर्डर आना चाहिए। आया किसी का? तो यहाँ पे देखो Yes, sir. ये अपने पास वही वापस आ जाएगा, फुल्ली फिल्ड, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन वापस फुल्ली फिल्ड। तो क्या करोगे कि मैग्नीशियम को अपन रखेंगे किसके, एल्यूमिनियम के आगे, फॉस्फोरस को रखेंगे किसके, सल्फर के आगे, ऑर्गन तो ऑलरेडी सबसे आगे था तो उसको तो वैसे हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है, और जिसको जंप कराना उसका पता चली गया है। तो सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, उसके बाद सिलिकॉन, बहुत बढ़िया, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। इस तरीके का ऑर्डर अपने पास आ जाएगा। तो ये अपने पास पीरियड 3 के लिए हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर भी लोगे, ये है। और अपने पास ये तो पीरियड वाइज बात हो गया, ग्रुप वाइज अपन बात करते हैं। तो मेनली तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही देखना होता है। ग्रुप में अगर अपन बात करें तो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। तो फिर वहां पे तुमको सिर्फ साइज ही देखना होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं इसको भी कि अरेंज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 elements, group 1 and group 2 elements in increasing order of ionization energy, या फिर बोलो तो ionization potential। हाँ सर लास्ट वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए बाकी लोग निकालो। देखो डाउन द ग्रुप अपन बात करेंगे तो एक ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो सिमिलर रहेगा। जैसे कि अगर अपने पास एक पर्टिकुलर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बोरॉन फैमिली की बात कर ले, क्योंकि अरे वहां पे एक्सेप्शन होता है उसको बाद में देखेंगे। अपन ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इस तरीके से, सॉरी हाँ बेरियम और रेडियम इस तरीके से आ जाएगा। तो बेरिलियम में 2s2 रहेगा, उसके नीचे मैग्नीशियम उसमें 3s2 रहेगा, उसके नीचे कैल्शियम उसमें 4s2 रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो तो एस सब सेल से ही निकल रहा है सब में, और वो भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन है सबके लिए। तो तुमको सिर्फ साइज देखना है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी अपने पास बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो एस ब्लॉक में देखोगे पहले ग्रुप में तब भी अपने पास कम होगा, दूसरे ग्रुप में देखोगे तब भी कम होगा। चलो लिख के बताते हैं, देखो किस तरीके से कि ग्रुप 1 की अगर अपन बात करें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। तो पहला अल्कली मेटल्स में लिथियम आएगा, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज बात करें तो इसका 2s1 है, इसका अपने पास 2s2 है, सॉरी 3s2 है, इसका 4s2 है, इसका 5s2 है और इसका 6s2 है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन देखोगे तो अपने पास क्या हुआ, एस सब सेल से ही निकल रहा है, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज तो अपने पास सब में क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। सब में क्या हो गया, fully filled। होगा सर, क्या चीज, सभी में S1 होगा सर इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ 2 लिख दिया गया मैंने, मैं ग्रुप 2 के हिसाब से सोच लिया। हाँ सब में 1 आएगा, तो ये 1 ग्रुप 2 सोच रहा था माइंड में, इसलिए हाँ। तो सब में अपने पास क्या है, 3s1 है, मतलब एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, बस एस सब सेल जो है वो अलग अलग है तो लेकिन ऐसी। अब साइज अलग अलग है तो साइज के हिसाब से ही अपने को देखना पड़ेगा कि डाउन द ग्रुप जाने में अपने पास क्या हो रहा है, साइज जो है बढ़ रहा है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज करेगा। तो अपने पास ऑर्डर ये हो जाएगा कि लिथियम का सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से कम होता जाएगा। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं आता, यहाँ पे एक्सेप्शन 2 ही है जो अपन लिख लेंगे। और सिमिलरली अपने पास अगर ग्रुप नंबर 2 में अपन बात करें तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है,
कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और चाहो तो रेडियम है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे अपने पास क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरीके से डिक्रीज करेगा क्योंकि साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो अरे समझ में आया? यस यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो अपन ने देखो जहां पे भी बात किया अपन ने सिंपली लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 1 अपने को कंपेयर करनी थी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। जब अपन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे बोला था कभी कभी तुमसे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी कंपेयर कराएगा और कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी 3 भी कंपेयर करवाएगा। 3 से आगे वो जाता नहीं है, मेनली क्वेश्चन आता है तो या तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कंपेयर करवाता है या आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कंपेयर करवाता है। तो उस तरीके के भी क्वेश्चंस करते हैं अपन। तो देखना तुमको हर जगह वही कंसेप्ट लगाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, कि जहाँ पे आप फील्ड फुल्ली फुल्ड आएगा उसका ज्यादा कर देना है। तो जैसे अगर अपन एक एग्जांपल लिखे हैं कि कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 कंपेयर करना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 मतलब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा तो जो कैटाइन बनेगा उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 तो अपन अभी कंपेयर किए, ये मैंने बताया भी था कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 मतलब न्यूट्रल एटम से अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रल एटम मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इनका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन चेक भी करेंगे। तो इसका हो गया अपने पास 2p3 और ये हो गया अपने पास 2p4। तो ये तो अपन ने अभी जस्ट देखा है कि नाइट्रोजन एक तरीके से अपने पास क्या है, हाफ फील्ड है, और ये अपने पास क्या है, पार्शियली फील्ड है। तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इस तरीके से। और अच्छा ये क्वेश्चन जो है स्कूल एग्जाम में फेवरेट होता है, वो लोग पूछते रहते हैं कि पहला आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन का ज्यादा है, अभी दूसरा निकालेंगे तो ऑक्सीजन का ज्यादा आएगा, तो उसका रीजन पूछेगा, तो वो भी मैं साथ में बता दूंगा। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात हो गई। अब अगर अपन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करें, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 अपने को बताया कि सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन अगर अपने को निकालना है तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा नाइट्रोजन से, पहला इलेक्ट्रॉन निकला होगा मतलब क्या बन जाएगा, N+। इसी तरीके से ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी 2 मतलब अपने को पास क्या है, ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन प्लस। मतलब जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है वो कहाँ से निकलेगा, N+ से और O+ से। ये मैं वहां पे बताया भी था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब +1 वाले आयन से निकलेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो +3 वाले आयन से निकलेगा। तो उसी का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को चेक करना पड़ेगा। तो एक तरीके से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का मतलब ये है कि अपने को N+ और ऑक्सीजन प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन का कितना आता है, 2p4, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 2p3। और इसी तरीके से नाइट्रोजन की अपन बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 2p3, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या आएगा, 2p2। वेरी गुड, तो 2p2 आ गया अपने पास। अब की बार क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन जो होता है ये पार्शियली फिल्ड हो गया और ऑक्सीजन जो है ये हाफ फिल्ड हो गया। तो O+ को अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है और नाइट्रोजन की कम है। एक और चीज है यहाँ पे कि जो तुमको ऑप्शन देगा ना क्वेश्चन में, तो तुमको हो सकता है कि N+ और O+ की फॉर्म में ना दे, वो सिंपली ऐसे देते कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यही है कि तुमको कंपेयर तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बोल दिया मतलब N+ और ऑक्सीजन प्लस के हिसाब से ही देखना है। तो ऑक्सीजन का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब O+ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, नाइट्रोजन का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब N+ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। O+ के पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू N+।
तो ये अपने पास ऑर्डर हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होता है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम न्यूट्रल एटम में अपने पास नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 मतलब N+ और O+ आयन अपने को कंपेयर करना है, तो उस केस में अपने पास O+ के पास ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो 2 ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा और 1 नाइट्रोजन का ज्यादा रहेगा। तो जो मैं बोल रहा था कि स्कूल वाले ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि वही कि पहला आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन का ज्यादा है और सेकंड वाला ऑक्सीजन का ज्यादा है, एक्सप्लेन करने को बोलेगा। तो ये रीजन लिखना है कि जब पहला आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहाँ से, 2p3 से, और ऑक्सीजन से निकल रहा है कहाँ से, 2p4 से। तो नाइट्रोजन के पास 2p3 मतलब हाफ फील्ड है, इसलिए वहां पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और दूसरा एक्सप्लेन करना है तो वो बोल देगो कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 के केस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहाँ से, N+ और ऑक्सीजन प्लस से। तो ऑक्सीजन प्लस जो है उसके पास 2p3 है और नाइट्रोजन प्लस के पास 2p2 है। तो ऑक्सीजन प्लस के पास हाफ फील्ड हो गया, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। समझ में आया क्या ये? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो कॉमन क्वेश्चन यही सब होता है, तो ये तुमसे पूछे जाएंगे तो इसका आंसर तुम इजीली दे दोगे। अब इसमें अपने को वही नेक्स्ट एक्सेप्शंस वगैरह की बात करनी है। तो यहाँ पे बोरोन और कार्बन फैमिली में एक्सेप्शन आते हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या एक्सेप्शन है। हाँ, तो पहला एक्सेप्शन जो है बोरॉन फैमिली में, और एक एक्सेप्शन अपन कार्बन फैमिली का देखेंगे। दो एक्सेप्शन अपने को ध्यान रखना है। तो देखो बोरॉन फैमिली के लिए अगर अपन देखें तो पहली बात यहाँ पे एलिमेंट क्या है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो वैसे तो अपन बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे अपने पास क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज करना चाहिए। अगर अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पास डिक्रीज करना चाहिए। तो इस हिसाब से अपने पास क्या होना चाहिए, बोरोन का ज्यादा होना चाहिए, एल्यूमिनियम का कम होना चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में तुम जाते हो, मतलब अगर एल्यूमिनियम से तुम गैलियम जा रहे हो तो एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पर जनरल ट्रेंड के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि डिक्रीज करना चाहिए था। लेकिन अपन ने रेडियस में देखा था कि अपने पास क्या होता है, एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे जो गैलियम है इसमें अपने पास क्या है, D10 इलेक्ट्रॉन्स है, और उन D10 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वीक शिल्डिंग होती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो उस बढ़े हुए जेड इफेक्टिव का इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में भी दिखता है। तो गैलियम के आयोनाइजेशन एनर्जी जो है जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन्स की वीक शिल्डिंग होती थी, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है और एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे डी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ऑर्डर चेंज होगा कि वीक शिल्डिंग ऑफ D10 इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपने को गैलियम में मिलेंगे। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, देखो कि हम लोग एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए था, डिक्रीज किया। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो गैलियम में अपने पास D10 इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी वीक शिल्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब अपन वापस गैलियम से इंडियम जाएंगे तो यहाँ पे भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, तो यहाँ पे भी जनरल ट्रेंड्स के हिसाब से डिक्रीज करना चाहिए था, तो डिक्रीज ही करेगा, मतलब गैलियम का कम रहेगा और इंडियम का, सॉरी गैलियम का ज्यादा रहेगा और इंडियम का कम रहेगा। डिक्रीज करना चाहिए था तो इंक्रीज डिक्रीज करना कर गया। चाहिए था। नहीं, डाउन द ग्रुप जाने तो डिक्रीज हो रहा ना यार। अच्छा हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कि बोरोन से एल्यूमिनियम गए तो कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल डिक्रीज हुआ। एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो डी कॉन्ट्रैक्शन आया, उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ा, तो उसकी वजह से डिक्रीज होना चाहिए था लेकिन इंक्रीज हो गया डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फिर गैलियम से इंडियम जा रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है, तो आयोनाइजेशन जो डिक्रीज करना चाहिए था तो डिक्रीज ही कर रहा है। अब इंडियम से अगर थेलियम जाओगे तो इंडियम से अगर थेलियम जाओगे तो थेलियम को अगर तुम देखोगे ना तो इससे पहले जो है ग्रुप 3 में लेंथेनाइट सीरीज आई होगी, तो यहाँ पे भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट यहाँ तक दिखेगा तुमको।
मतलब जो ये थेलियम है इसमें 4f14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रेडियस के केस में इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा था इसलिए अपन इसकी बात नहीं की, लेकिन आयनाइजेशन के केस में इसका इफेक्ट तुमको दिखेगा। तो इंडियम से थेलियम जाने पे अपने पास क्या हो रहा है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आएगा किसमें, या 4f14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसमें, थेलियम में। उन 14 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, वीक शिल्डिंग होगी, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट तुमको आयनाइजेशन एनर्जी में दिखेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक तरीके से बोरॉन फैमिली में क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, रेडियस पे पहले क्यों हो रहा है? डिक्रीज किया, क्या चीज, रेडियस पे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? ये वो रिजल्ट है ना यार, अपन फिर वापस वही बात आ जाएगी कि अपन फाइनल रिजल्ट देख के चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहां पे भी रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन आया होगा, ये बात मैं पहले ही बोला था कि थेलियम में अपने पास क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगा, कम हुआ होगा, लेकिन वो इतना कम नहीं हुआ है कि इंडियम से कम हो जाए, सॉरी हाँ इंडियम से कम हो जाए, क्योंकि रेडियस तो बढ़ता है ना डाउन द ग्रुप जाने पे। ओके सर। हाँ मतलब जो अपन एक्सपेक्टेड चेंज था उससे कम चेंज हो रहा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी उसकी मतलब ज्यादा होगी। हाँ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो अभी अजीब तरीके से हो रहा है कि पहले अपने पास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर डीकॉन्ट्रैक्शन आया, उसकी वजह से इंक्रीज हुआ, फिर अपने पास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर अपने पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो इसको अपन एक ग्राफ की फॉर्म में याद रखते हैं। तो देखो ग्राफ अगर अपन बनाए तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये ग्राफ की तरह ही तुमको याद रखना है। एक और तरीका बता दूंगा उससे याद रखना है। तो ये है अपने पास कि इधर अपन ने लिख लिया क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, और इधर अपन ने लिख लिया क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब देखो तो अपने पास सबसे ज्यादा बोरोन का अपने पास क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज करता है, तो बोरोन का सबसे ज्यादा रहेगा। फिर बोरोन से अपन एल्यूमिनियम गए तो डिक्रीज कर रहा था, अपने देखा था, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है, तो बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आ गया। फिर ठीक है, एल्यूमिनियम से अपन गैलियम जा रहे थे तो डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पे इंक्रीज कर रहा था, तो गैलियम का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं करेगा कि बोरोन से ज्यादा हो जाए, तो ये गैलियम आ गया। फिर गैलियम से अगर अपन जा रहे थे कहाँ पे इंडियम की तरफ, तो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज इतना कर रहा है कि एल्यूमिनियम से भी कम रहेगा, तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, इंडियम। और उसके बाद अपने पास आएगा, इंडियम से थेलियम जा रहे थे तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा कि अपने पास गैलियम से भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बोरोन से कम रहेगा, तो ये अपने पास आ गया क्या, थेलियम। तो यहाँ पे इसके पॉइंट प्लॉट करो तो सबसे पहले बोरोन आएगा, फिर देखोगे तो यहाँ पे थेलियम वाला आएगा, फिर अपने पास गैलियम आ रहा है, फिर अपने पास एल्यूमिनियम आ रहा है, और फिर अपने पास इंडियम आ रहा है। तो ये वाला जो एक ऑर्डर आएगा अपने पास, सबसे ज्यादा है बोरोन, फिर है थेलियम, फिर है गैलियम, फिर ये एल्यूमिनियम, और फिर है इंडियम। तो बोरोन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और फिर इंडियम। तो इसको देखो ऐसे याद करने को बोला जाता है कि जैसे अपने पास इन एलिमेंट्स को अपन लाइन से नंबरिंग कर दे कि पहला एलिमेंट क्या है, बोरोन है तो उसको 1 दे दो, एल्यूमिनियम को 2 दे दो, गैलियम को 3 दे दो, इंडियम को 4 दे दो, और थेलियम को 5 दे दो। तो इस तरीके से कोड की तरह याद रख सकते हो। तो बोरोन 1 था, थेलियम 5 था, तो 1 5, गैलियम 3 था, ये 2 था, और ये 4 था, तो 1 5 3 2 4, इस तरीके से कोड वाइज याद रख सकते हो। 1 मतलब सबसे पहले बोरोन है, 5 मतलब सबसे उसके बाद थेलियम है, 3 मतलब गैलियम, 2 मतलब एल्यूमिनियम, और 4 मतलब इंडियम। तो ये ऑर्डर अपने पास कितनी ही बार पूछा जा चुका है एग्जाम वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा चेंज आ रहा है। तो ऐसा अपने पास ऑर्डर आ रहा है बोरोन। तो ये इम्पैक्ट कार्बन फैमिली पे नहीं होता? कार्बन फैमिली पे भी अपन बात करेंगे, देखते हैं आगे। वहां पे तुमको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखेगा, सिर्फ डी कॉन्ट्रैक्शन का नहीं दिखेगा, मतलब जो लेड है उसका 3 से ज्यादा हो जाएगा, उस पे भी आएंगे अपन, वहां पे भी दिखेगा। हाँ तो ये था अपने पास, एक तो अपन इस कोड से याद रख सकते हो तुम 1 5 3 थोड़ा 2 ऊपर कर 4। दीजिए 1 सेकंड। नहीं अभी लिख लेना, एक और चीज बता रहा हूँ, एक साथ ही लिख लेना। हाँ कि एक तो अपन ऐसे कोड से याद रख सकते हैं 1 5 3 2 4 करके। एक अपन पास जो ग्राफ था, इस ग्राफ को देखो तुम ऐसे बना सकते हो कि अपन जो अपन नॉर्मल डब्ल्यू बनाते हैं ऐसे,
इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, अगर थोड़ा सा इसको तुम टिल्ट करोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसा। और इसके जो ये है वर्टेक्स या जो भी बोलो, इन पॉइंट्स पे तुम लाइन से एलिमेंट्स को प्लेस कर दो कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो टिल्ट करके W बनाओ और उसमें तुम एलिमेंट्स को लाइन से रख दो, उसमें अपने पास तुम्हारे पास करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। फिर इधर मिला के देख लो कि बोरॉन आया, उसके बाद थेलियम आया, फिर गैलियम आया, फिर एल्यूमिनियम आया और फिर इंडियम आया। या फिर सबसे बढ़िया तो यही है, कोड याद रख सको तो 15324 ऐसे याद रख लो। चलो लिखो फटाफट।